नमस्कार साथियों। सरकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। लास्ट क्लास के अंदर हमने महाराणा सांगा के बारे में देखा था और आज के क्लास के अंदर हम सांगा से आगे देखेंगे। सांगा से आगे कौन सा राजा था तो उनके बारे में हमें जो देखते हैं देखेंगे। और आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास के अंदर हम राणा सांगा से अगला देखने वाले हैं राणा विक्रमादित्य के बारे में। महाराणा विक्रमादित्य के बारे में हम ये कुछ बातें देखने वाले हैं। तो विक्रमादित्य के बारे में सबसे पहले तो सांगा की डेट हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा। 30 जनवरी 1528 के अंदर सांगा की फाइनली डेट हो जाती है। और ये लगभग 33 समथिंग राजा बनता है। राजा पहले बन जाता है 28 के अंदर ही और ज़्यादा रहता नहीं है। तो इसका टाइम पीरियड वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। बाद में 1540 में उदय सिंह आ जाते हो तो आप यदि लिखना चाहो तो 1527 से 1540 लिख सकते हो। लेकिन 40 से पहले इसकी डेथ हो जाती है। वो हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे किसके बारे में, इसके पिता के बारे में। इसका पिता कौन था तो इसका सबको पता है कि इसका पिता का नाम क्या था, हमारे उदय सिंह था। उदय सिंह इसके पिता का नाम था। इसके अलावा बात करते हैं इसकी माता, तो इसकी माता का नाम था कर्मावती। और ये कर्मावती ये हमारे बूंदी की थी। कहाँ की थी? बूंदी की थी। और बूंदी के अंदर हाड़ा डायनेस्टी राज करते थे। इसलिए जो बूंदी की जितनी भी राजकुमारी हुई है तो जो बूंदी की कोई रानी हुआ करती थी तो उसको हाड़ी रानी के नाम से जानते थे। तो ये हाड़ी रानी थी। कौन थी? हमारी हाड़ी रानी। तो अब समझ में आ गई होगी इसकी हाड़ी रानी क्यों कहते थे, क्योंकि ये बूंदी के हाड़ों की बेटी थी इसलिए इसको हाड़ी रानी कहते थे। इसके अलावा था इसका संसिका। इसका गार्जियन या कौन रही थी तो जैसे हमने पढ़ा कि भाई मोकल का गार्जियन कौन रहा, पहले चुंडा रहा, बाद में रणमल रहा, कुंभा का रणमल रहा था। तो उसी प्रकार जब राजा छोटी एज के अंदर बन जाता है, राजा बनता है तो उसका कोई ना कोई गार्जियन होता है। तो यहाँ पर गार्जियन इसकी माता रहती है और इस माता का नाम था हमारे कर्मावती। तो कर्मावती इसकी क्या बनती है? गार्जियन बनती है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, कर्मावती इसकी क्या थी? गार्जियन थी। आगे बात करते हैं। कहते हैं कि जब ये यहाँ का चित्तौड़ का राजा बना था तब हमारे यहाँ पर इसके पास में एक रियासत पड़ती थी, गुजरात। गुजरात रियासत थी और गुजरात का जो राजा था उसका नाम था हमारे, जो गुजरात का राजा था उस गुजरात का राजा का नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह इस गुजरात के राजा का नाम था। और ये बहादुर शाह 1533 के अंदर यहाँ पर अटैक कर देता है। 1533 के अंदर क्या करता है, हमारे यहाँ पर अटैक करता है। कहाँ पर? चित्तौड़ के अंदर। और अटैक कर देता है और उसको लगा कि यार एक महिला शासन चला रही है, जो मेन राजा है वो भी छोटा है, तो वो है जो इसके मौके का फायदा उठाता है। 1537 में क्या करता है? अटैक करता है। चित्तौड़ वालों की थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी, जो युद्ध नहीं कर सकते थे और उन्होंने युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने जो कर्मावती थी वो यहाँ पर इसके साथ में एक संधि कर लेती है। तो इसको है जो 1533 में कर्मावती एक किला देकर इसको वापस भेज देती है और उस किले का नाम था हमारे रणथंभौर। इसको रणथंभौर किला देकर क्या कर देती है? वापस भेज देती है। तो बाद में अगले ही वर्ष, ये उस टाइम तो वापस चला जाता है, लेकिन अगले ही वर्ष 1534-35 के अंदर ये अगले वर्ष क्या कर देता है? वापस पुणे चित्तौड़ पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। और इसको लगा कि यार पिन लड़े हैं जो हमारे जो रणथंभौर किला आ सकता है, तो इस बार और अटैक करते हैं, हो सके कर्मावती और कोई किला दे दे। वैसे ही चित्तौड़ के अंदर किले बहुत ही ज्यादा है। कुंभा अकेला 32 किले बनवा के गया था। तो ये यहाँ पर क्या कर देता? वापस अटैक करता था। लेकिन कर्मावती इस बार क्या करती है? इसके साथ में लड़ाई करती है। अब लड़ाई तो क्या है कि उसमें वहां पर सैनिकों की संख्या कम थी, तो वहां पर एक चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। तो चित्तौड़ के सेकंड शाखा के बारे में देखेंगे। तो सेकंड शाखा ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ का दूसरा शाखा। जब चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था तो ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर शाखा हुआ तो शाखा के अंदर अटैक कौन करता है? तो बहादुर शाह करता है।
बहादुर शाह गुजरात वाला क्या करता है, यहाँ पर अटैक करता है, और अटैक कब करता है तो 1534-35 के अंदर यहाँ पर क्या करता है, अटैक करता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि उस टाइम मुगल बादशाह था हमारे हुमायूं, बाबर, और बाबर का बेटा था जिसका नाम था हमारे हुमायूं। हुमायूं मुगल बादशाह था, और कहते हैं हुमायूं हमारा इधर आगरा के पास में आ रखा था, और जब उधर बहादुर शाह आक्रमण करने करता है तो ये जो कर्मावती है वो हुमायूं से क्या मांगते, सहायता मांगते, और इस हुमायूं को क्या भेजती है, राखी भेजती है। क्या भेजती है, हमारी राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं इसकी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं करता। तो ये ध्यान रखना, हुमायूं को राखी तो भेजते लेकिन हुमायूं इसकी कोई सहायता नहीं करता, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना। उसके बाद में हमारे लड़े होते हैं, और यहाँ पर होता है हमारा साका। बात करते हैं चित्तौड़ का दूसरा साका, सेकंड साका ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़ के अंदर मैंने पहली बात बताई था कि साके के अंदर दो चीज होती है, एक होता है हमारा केसरिया, और एक होता है हमारा जौहर। केसरिया के बारे में बात करो तो केसरिया को कौन लीड करे और जौहर को कौन लीड करती है, तो जौहर तो यहाँ पर कर्मावती के नेतृत्व में होता है। कर्मावती के नेतृत्व में क्या होता है, हमारा जौहर होता है। और केसरिया की बात करूं तो केसरिया, अब यहाँ पर आए कि केसरिया कौन करे, तो यहाँ पर जो मेन राजा था विक्रमादित्य वो तो एज के अंदर छोटा था, तो यहाँ पर केसरिया कौन करे। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो यहाँ पर देखते किले का सबसे सीनियर आदमी कौन है, किले का जो सबसे सीनियर आदमी होता है उसका नेतृत्व बाद में क्या किया जाता है, केसरी किया जाता है। तो यहाँ पर जो किले का सबसे सीनियर आदमी था उसका नाम था हमारे बाघ सिंह देवलिया। बाघ सिंह देवलिया नाम था, देवलिया प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है। और इस बाघ सिंह देवलिया के नेतृत्व में क्या किया जाता है, बाद में साका किया जाता है, तो ईश्वर केसरी किया जाता है। तो और इसके अलावा आपको याद रखना कि इसको है जो देवलिया दीवान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देवलिया दीवान। देवलिया दीवान भी बोलते हैं इसको। हुआ क्या था, तो इसको देवलिया दीवान क्यों बोलते हैं, तो दीवान का मतलब होता है राजा, के जिस राजा के जो केसरी किया जाता है वो किसके नेतृत्व में किया जाता है, राजा के नेतृत्व में किया जाता है। तो आज किसके नेतृत्व में किया, जो सेकंड राजा उस टाइम केसरी किसके नेतृत्व में किया गया, तो बाघ सिंह देवलिया के दीवान में किया। तो आज के लिए राजा कौन हुआ, देवलिया, तो इसलिए इसको क्या कहता है, देवलिया दीवान कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना ये कहाँ का था, तो ये प्रतापगढ़ का था। बाद में ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है, और बाद में इसकी आपके चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर इसकी एक छतरी बनाई गई थी, और उस छतरी का नाम है पांडुपोल। पांडुपोल के पास में इसकी छतरी बनाई हुई है। तो ये भी आपको क्या रखना, ध्यान रखना, पांडुपोल के पास में इसकी क्या छतरी है। आगे बात करते कर्मावती। तो कर्मावती जो विक्रमादित्य और उदय सिंह था उनको उनके ननिहाल भेज देते, उनका ननिहाल था बूंदी। तो बूंदी उनको क्या करते हैं, इस युद्ध से पहले उनको वहां पर भेज देती है। अब बात करते हैं कि इस जो साका हुआ था, इस साके की हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो पूर्व हमारी जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, और वहां से कुछ ताम्र पत्थर प्राप्त होते हैं, और उस ताम्र पत्थर से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। कहते हैं कि जब ये हुआ था घटनाक्रम साका हुआ था, तो जब साका होता है तो जो रानियां होती हैं वो उस साके से पहले अग्नि के अंदर स्नान करने से, अग्नि में अपने प्राण न्योछावर करने से पहले वो कुछ दान देती है, और वो दान देती है तो वो जो है इसके दान की वहां से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि रानी कर्मावती जो कि जोहर करने से पहले फलान फलानी चीजें क्या करती है, दान करती है, तो वो यहाँ से क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा वो बात आप याद ही रख लेना कि विक्रमादित्य और विक्रमादित्य का भाई था जिसका नाम था उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह। ये दोनों को कहाँ भेज देती है, इनके ननिहाल भेज देती है। और इनका ननिहाल
ननियाल कहाँ था? इनका ननियाल था हमारे बूंदी। कहाँ पर था? बूंदी के अंदर ननियाल था इनका, और वहां पर इनको क्या कर देती? बेच देती है। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो बाद में युद्ध होता है। युद्ध के अंदर लगभग है जो जो योग्य व्यक्ति थे वो सारे है जो क्या करते थे कि युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब बात आई अब चित्तौड़गढ़ किले को कौन संभाले। तो चित्तौड़गढ़ किले को अब कौन संभाले? तो यहाँ पर जो उड़ना राजकुमार पढ़ा था हमने, पृथ्वीराज, उस पृथ्वीराज का दासी का पुत्र था, और उस दासी पुत्र का नाम था बनवीर। उस बनवीर को यहाँ पर सौंपते हैं, तो ध्यान रखना। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ किले को कौन संभालता है? तो उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र, और उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हमारे बनवीर। यह बनवीर है जो 4 से 5 वर्ष के लिए यहाँ पर क्या संभालता है? शासन संभालता है। आगे मैं चर्चा करूँ इसके बारे में। तो बाद में कहते हैं कि बनवीर एक बार है जो रात को सो रहा था, और उसको जब सो रहा था तो इसके मन में विचार है कि मैं है जो 4-5 वर्ष के लिए राजा हूँ, जैसे विक्रमादित्य बड़ा होगा और मेरे को राजा के पद से हटा दिया जाएगा, तो ये चाहता था कि मैं परमानेंट मेवाड़ का राजा कैसे बनूं। तो इसके माइंड में ख्याल आता है कि यदि मैं विक्रमादित्य को मार देता हूँ तो मैं चित्तौड़ का क्या बन जाऊंगा? परमानेंट ही बन क्या बन जाऊंगा? राजा बन जाऊंगा। तो कहते हैं कि इसने बनवीर ने बाद में किसको मार दिया था? विक्रमादित्य को मार देता है। विक्रमादित्य को क्या कर देता? मार देता है। तो ये भी इसके पे थोड़ा ध्यान रखना कि भाई विक्रमादित्य की डेथ कैसे हुई? तो बनवीर ने उसको मार दिया था। अब उसके माइंड में ख्याल आता है कि यदि विक्रमादित्य को मार दिया, लेकिन 4-5 वर्ष बाद में उदय सिंह बड़ा हो जाएगा, और ये कह देंगे कि विक्रमादित्य नहीं है तो क्या उदय सिंह को राजा बना देंगे। तो बाद में ये उदय सिंह को भी मारना चाहता था। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि ये उदय सिंह को भी क्या करना चाहता? मारना चाहता था। उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन उदय सिंह की धाई माँ थी जिसका नाम था पन्ना धाई। इसकी जो धाई माँ थी उसका क्या नाम था? पन्ना धाई। फॉस्टर मदर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके जो फर्स्ट मदर धाई में थी वो कौन थी? पन्ना धाई थी। और जैसे ये बात पन्ना धाई को पता चलती तो पन्ना धाई उसके बाद में आपने वो छोटी क्लासों के अंदर 9th-10th के अंदर हमारी हिंदी के अंदर कहानी भी थी कि जो बनवीर आता है गुस्से गुस्से के अंदर जो पन्ना धाई है उसको उदय सिंह के कपड़े चंदन के जो उदय सिंह के कपड़े अपने पुत्र चंदन सिंह को पहना कर वहाँ पर बेड में सुला देती है, और बाद में गुस्से गुस्से के अंदर बनवीर आता है चंदन के उदय सिंह की जगह चंदन को मार देता है। तो वो एक माँ जो अपने पुत्र का है जो बलिदान दे देती है अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए, तो पन्ना धाई थी। तो इसके बारे में आपको क्या रखना? ध्यान रखना। वो मारना किसको चाहता था? उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन पन्ना पन्ना ने जो पन्ना की सूझबूझ से किसको मार देता? पन्ना के पुत्र चंदन को मार देता। बाद में ये पन्ना धाई और उदय सिंह ये दोनों जाते हैं कुंभलगढ़ किले में। कुंभलगढ़ किले में जाता है, और कुंभलगढ़ किले का उस टाइम प्रशासक बनाया हुआ था आशापुरा देवपुरा को। आशा देवपुरा को बना रखा था। किसको बना रखा था? आशा देवपुरा को बना रखा था। और इस आशा देवपुरा के पास में जाके क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं? शरण लेते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पर थोड़े टाइम जैसे उदय सिंह बड़ा होता है यहाँ के जितने भी मेवाड़ के सामंत वगैरह था उनको सबको इकट्ठा किया जाता है, और बाद में उदय सिंह को है जो यहाँ पर क्या बना देता है? राजा बनाता है। लेकिन राजा बनाने से पहले उदय सिंह एक युद्ध करता है बनवीर के साथ में। वो कौन सा था? तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा विक्रमादित्य कंप्लीट होता है। अगला राजा हमारा उदय सिंह। उदय सिंह के बारे में देखेंगे। तो उदय सिंह फाइनली 1540 के अंदर राजा बनता है।
और 1572 तक 28 फरवरी 1572 के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता और उसी दिन इसकी क्या हुई थी आपके डेथ होती है। तो वहां तक क्या रहता है, राजा रहता। तो 1540 से ये रहा। अगली चीज आती है हमारी बैटल ऑफ मावली, अर्थात मावली का युद्ध। ये जो मावली जगह है ये हमारे उदयपुर के अंदर, कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर ये जगह है। और ये युद्ध होता है हमारे 1540 के अंदर। कब होता है, 1540 के अंदर ये युद्ध होता है। किस किस के बीच में युद्ध होता है, तो मैं बात करूँ इस युद्ध की, तो ये युद्ध होता है हमारे उदय सिंह वर्सेस बनवीर। उदय सिंह और बनवीर के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर जीत किसकी होती है, तो इस जीत उदय सिंह की क्या होती है, इस युद्ध के अंदर जीत होती है। और बनवीर कहते हैं कि बाद में पता नहीं किधर गया, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। तो बनवीर यहाँ से बाद में हटा देते हैं और उदय सिंह यहाँ पर क्या बन जाता है। जब ये मावली वाला युद्ध हुआ था, तो इस मावली वाले युद्ध में मारवाड़ का एक राजा उदय सिंह की सहायता के लिए आता है। तो उसका नाम था हमारे मालदेव। क्या नाम था, मालदेव नाम था। ये भी आपको क्या रखना, ध्यान रखना। आगे जब मालदेव पढ़ूंगा तो वापिस उसके बारे में हम रिविजन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में पहले संबंध ठीक थे, बीच में खराब हुआ कुंभा के टाइम। वापिस जो संबंध है वो वापिस कैसे हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि ये मालदेव संगा के टाइम भी आया था, खानों वाले युद्ध में सहायता के लिए आता है। और मावली वाले युद्ध में भी क्या करता है, उदय सिंह की क्या करता है, सहायता करता है, या उदय सिंह को राजा बनाने के अंदर क्या करता है, सहायता करता है। इसका अर्थ होता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जो संबंध है वो कैसे अच्छे है। आगे चलते हैं। अगली हमारी हेडिंग है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ उदयपुर, अर्थात उदयपुर की स्थापना। उदयपुर की स्थापना के बारे में हम देखते हैं कि उदयपुर की स्थापना कैसे हुई और किसने की। उदयपुर की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ उदयपुर। तो उदयपुर की जो स्थापना है वो हमारे 1559 के अंदर हुई थी। और ये स्थापना करने वाले कौन थे, तो इसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था, उदय सिंह। और उदय सिंह के कहते हैं कि ये पोता होता है। और ये पोता के जो सेलिब्रेशन है, इस खुशी में जो सेलिब्रेशन मनाने के लिए कहीं दूर गए थे। और वहां पर बाद में क्या बना देते हैं, एक नगर की स्थापना कर देता है और उसका नाम था उदयपुर। और जो पुत्र हुआ था उसका नाम था हमारे महाराणा प्रताप का पुत्र था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना, पुत्र अमर सिंह था आपका ना। तो जब कोई भी नगर बसाते तो वहां पर दो चीज की जरूरत होती है। दो चीज कौन कौन सी, तो एक तो वहां पर रहने के लिए कुछ महल चाहिए, और वहां पर मेन चीज पीने के लिए क्या चाहिए, आपको पानी चाहिए। तो इसने रहने के लिए एक महल बनाया जिसका नाम था मोती मगरी महल। क्या बनाया, मोती मगरी महल बनाया। और मैं वही बात करूं हमारे कि इन्होंने झील कौन सी बनाई, तो पानी के लिए इन्होंने एक झील बनाई जिसका नाम था आपके उदय सागर झील। क्या नाम था, उदय सागर झील इसका नाम था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। उदयपुर की स्थापना कब की, 1559 के अंदर किसने की, उदय सिंह ने की। और क्या क्या बनवाया, तो मोती मगरी महल और आपके उदय सागर झील का क्या करवाता, निर्माण करवाता है। चलते हैं आगे। अगला आता है थर्ड शाखा ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़ के तीसरे शाखा के अंदर बात करते हैं थर्ड शाखा ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़ का पहला शाखा हमने पढ़ा 1303 के अंदर रतन सिंह के समय, उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। चित्तौड़ का सेकंड शाखा अभी हमने जस्ट पढ़ा है विक्रमादित्य के समय, और गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण करता है 1535 के अंदर होता है। और हम पढ़ेंगे चित्तौड़ का तीसरा शाखा। और जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा वो होता है सॉरी 1567 के अंदर, कब 1567 और 68 के समथिंग होता है। और इस टाइम जो हमारा आक्रमण करने वाला बंदा था तो उसका नाम था हमारे अकबर। क्या नाम था, अकबर। तो अकबर इसका क्या करता है, अटैक करता है। आप थोड़ा कि जो मुगल बादशाह इनका क्रम भी आप थोड़ा याद रखना, कौन किसका समकालीन था। तो आपको जैसे कल हम क्लास के अंदर सांगा पढ़ा था, और सांगा के समय जो मुगल बादशाह था उसका नाम था हमारे बाबर। क्या नाम था, तो सांगा और बाबर कैसे हुए, समकालीन हुए। उसके बाद हमने विक्रमादित्य देखा, और विक्रमादित्य के समकालीन कौन था, तो हुमायूं। मान लो वो कर्मावती राग के बेस थे, लेकिन ये किसी प्रकार से सहायता नहीं करता, तो ये इसके समकालीन हुआ। इसके अलावा मैं बात करूं उदय सिंह की और महाराणा प्रताप की, तो इन दोनों के समकालीन कौन हुआ, हमारा अकबर।
और आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो उस टाइम देखते जाएंगे कौन किसके समकालीन है। उसके बाद जहांगीर आता है, उसके बाद में शाहजहाँ आता है, औरंगजेब आता है, उसके बाद में बहादुर शाह पढ़ते हैं, वो मोहम्मद शाह रंगीला आ जाता है। वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 3-4 ऊपर वाले याद है। तो इनका थोड़ा आप मुगल वासुंगा विक्रम याद रखना, कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन किसके समकालीन है, तो इसका भी थोड़ा देख लेना आप लोग। इसके अलावा हम इधर बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शक हुआ था, तो इस टाइम अटैक कौन करता है, हमारा अकबर करता है। कौन करता है? अकबर अटैक करता है। और अटैक करने का एक ही मेन प्रमुख कारण था कि चित्तौड़ का प्रभाव बढ़ रहा, चित्तौड़ शक्तिशाली हो रहा था और काफी समय से दुश्मनी चल रही थी खानवा के। और कहीं इधर जो उदय सिंह रेन, ये भी जो इनके राजा प्रदादा थे, तो उनके भी जो खानवा युद्ध के अंदर हारे होते तो उनका भी बदला लेना चाहता था। दूसरी चीज, ये स्वतंत्रता चाहते थे, किसी गुलामी नहीं चाहते थे, जबकि अकबर है जो इनको इनके अधीन करना चाहता था। ये मेन इसका प्रमुख कारण, और इनके कोई लड़ाई वड़े नहीं थी। तो चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। इस बार हर बार क्या होता है कि जब शाह का होता है, हमने फर्स्ट टाइम दशरथी के टाइम देखा, आपके विक्रमादित्य के समय भी देखा कि जब भी शाह का होता है दुश्मन की सेना ज्यादा होती है, इनके कम होते हैं, तो ये किले के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं। और जैसे ही किले का अनाज पानी खत्म होता है तो इनको मजबूरन साका करना पड़ता है, और साका के अंदर सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद में इनके पास में न तो कोई योग्य राजा बचता है, और जो बाद में बनवीर जैसों को इनको राजा बनाना पड़ता है, और जो बाद में जो 4-5 साल यूं खराब कर देते। तो इन्होंने इस बार प्लानिंग बनाई कि अब सारे लोग है जो किले के अंदर नहीं रहेंगे, आधे लोग जैसे ही किला घेरेगा उससे आधे लोग किले से क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो इस बार इसके दो प्रमुख सेनापति थे इस टाइम, एक का नाम था जयमल मेहतर, एक का नाम था पत्ता चुंडावत, सॉरी पत्ता चुंडावत नहीं, केवल पत्ता था, जो आमेर का सामान था, और जो जयमल मेहर थे वो मेहता का था। तो इन दोनों ने कहा कि इस बार जो उदय सिंह है जो इस किले से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। तो इस टाइम जो उदय सिंह है वो गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में। गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। तो इसके बारे में जानना लगे। और इस बार क्या प्लानिंग बनाई कि आधे लोग तो कैसे रहेंगे किले के अंदर, और आधे कहां पर रहेंगे, बाहर। आधे लोग कहां पर रहेंगे, किले से बाहर रहेंगे। तो ये इनकी प्लानिंग थी इस बार। आगे चर्चा करते हैं। तो कहा कि भाई उदय सिंह को तो वहां पर भेज दिया, और यहाँ पर कौन रहता है, तो यहाँ पर जयमल और पत्ता चुंडावत रहता है। तो मेन जिसके किला सौंप के गया था, तो वह तो दो ही जने थे, एक का नाम था हमारे जयमल मेहतिया, और दूसरा बंदा था जिसका नाम था पत्ता। ये जो पत्ता था ये हमारे चित्तौड़ के अंदर प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से 16 मैंने प्रथम श्रेणी ठिकाने बताए थे, उसमें से एक ठिकाना था आमेर, और आमेर का सामंत आ गया। और जो जयमल मेहर थे ये मेहरता का था। जयमल मेहरता यहाँ क्यों आता है, तो कहते हैं कि 1562 के अंदर 1562 एडी के अंदर अकबर है जो कहां पर अटैक करता है, हमारा मेहरता पर अटैक करता है, और मेहरता को क्या कर लेता है, खुद का दिन कर लेता है। तो जयमल मेहरते हो गया बेरोजगार, और जब बेरोजगार हो जाता है ये कहां पर आ जाता है, हमारा मेवाड़ आ जाता है, और किसके सेना के अंदर भर्ती हो जाता है, तो किसकी सेना में हो जाता है, हमारे उदय सिंह की सेना के अंदर भर्ती हो जाता है। पत्ता चुंडावत के बहादुर, तो यह तो वैसे मेवाड़ की सेना का पार्ट था, तो ये वैसे आता है। कहते हैं जयमल और पत्ता चुंडावत, जयमल की एक बहन थी जिसका नाम था फूल कंवर, फूल कंवर इसकी बहन का नाम था। और ये जो फूल कंवर का जो विवाह है वो इसके पत्ता के साथ हो रखा था। इस पत्ता जो कि आमेर का सामान था, इसका विवाह किसके साथ हो रखा था, हमारे फूल कंवर के साथ में हो रखा था। अर्थात मैं बात करूं जयमल और पत्ता चुंडावत, तो ये आपस में साला बहनोई थे। कौन थे, हमारे साला बहनोई थे, जो कि इस युद्ध के अंदर इस शाखा के समय दोनों ये जो वीर गति क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा आप क्या रखना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कहते हैं अकबर आता है, और अकबर आता है आपके जो चित्तौड़ का जो किला था उसको घेर लेता है, और किले को घेरने के बाद में क्या होता है,
तो जैसे हम देखते हैं जो चित्तौड़गढ़ के किले या जो भी पुराना जो किला है उसकी जो दीवारें हैं वो क्या बनी हुई एकदम चौड़ी और मजबूत बनाई हुई थी। आप तोपों से उसको या गोलों से भी एक बार के अंदर उसको नहीं तोड़ सकते, एक दिन के अंदर नहीं तोड़ सकते। तो अकबर ने प्लानिंग बनाई कि दिन के अंदर तोड़ी जाएगी, मतलब थोड़ी थोड़ी करके ये तोड़ी जाएगी, एक साथ है जो दीवार को नहीं तोड़ा जाएगा। तो अकबर जैसे ही दिन के अंदर आता, गोले तोपे लगाता और उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता, थोड़ी दीवार के अंदर आपकी दरार आती। ये जयमल बहुत इंटेलिजेंट बंदा था और ये आपके जो दीवार जहाँ पर दिन में तोड़ी थी अकबर द्वारा, उनको वापस से जो रात को क्या करवा देता, उनकी रिपेयरिंग करवा देता, मरम्मत करा देता। अकबर दूसरे दिन दूसरी जगह से जाता, वहां पर लगाता, लगभग ऐसा चलता ही रहा था। तब अकबर एक बार क्या करता है, रात को पहरा देता है और पहरा देता है तो उसको एक बंदा इस चित्तौड़गढ़ की जो दीवार है उन पर घूमता हुआ दिखाई देता है और वो था हमारा जयमल मेड़तिया। तो जब अकबर को पता चला कि जो मेन राजा है वो किले के अंदर नहीं है, जबकि ये किला किसको सौंप के गया है, जयमल और प्रताप को सौंप के गया, तो बाद में अकबर है जो उसको देते हैं कुछ लालच भी देते हैं जयमल मेड़तिया को, और उसको कहते हैं कि आपके जो ये किला है वो मेरे को सौंप दे। पहले सीधी नॉर्मल बात करता है लेकिन जयमल नहीं मानता। तो बाद में वो उसको कहते हैं कि जो अकबर को उसको अकबर है जो जयमल को मैसेज भेजता है कि ये जो किला है वो मेरे को दे दे, तो उसको उदय सिंह को कह देना कि नहीं संभाल पाए और तेरे को वो कुछ नहीं बोलेगा, तो उसको ये किला जो मेरे को कर दे सौंप देता है। तो जयमल उसको वापस रिप्लाई देता है कि ये किला मैं नहीं सौंपूंगा। वो तो उसके बाद में उसको अकबर और भी लोभ देता है, मैं तेरे को क्या दे दूंगा, तेरा मेड़ता वापस दे दूंगा। तो फिर भी नहीं मानता तो उसको नागौर का और लोभ देता है। तो वो बाद में जयमल का वापस रिप्लाई आता है कि भूख न मेटे मेट तो न मेटे नागौर, आ रजट भूख अनोगड़ी मिरिया मिरिया सॉरी मरिया मिर्ची चित्तौड़। तो बाद में यहाँ पर साका होता है फाइनली, और साका के अंदर मैंने भाई वापस दो ही चीज बताई थी। साका के अंदर दो ही चीज होती है, एक हमारा केसरिया और जौहर। केसरिया को यहाँ पर लीड करने वाले दो बंदे थे हमारे, एक का नाम था हमारे जयमल और दूसरे का नाम था हमारा पत्ता। यहाँ पर केसरिया सॉरी जौहर कौन करे, तो जौहर पत्ता की जो रानी थी जिसका नाम था फूल कंवर, और वो फूल कंवर क्या करते हैं हमारी जौहर करती है, या इसके नेतृत्व में यहाँ पर क्या किया जाता है, जौहर किया जाता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। 1518 1568 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, साका होता है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके, तो कहते हैं जब साका हो रहा था सारे लोग जा रहे थे लड़ने के लिए, तो जो पत्ता जो जयमल था वो एक बार किले की मरम्मत करवा रहा था। उस टाइम अकबर उसके जो बंदूक से उसके गोली मार देता है और उसकी जो गोली है उसके पैर में लगती है, और पैर में गोली लगने से वो किले के अंदर की साइड गिर जाता है, और अंदर की साइड गिरने से वो क्या हो जाता है, घायल भी हो जाता है। तो वो जब ये साका हो रहा तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा था। तो वो उसका एक कल्ला राठौड़ करके सेनापति हुआ करता था, जो कि हमारे लोक देवता के बाद में भी रूप में कल्ला जी को पूजा जाता है। तो बाद में उनके कंधों पर बैठ के वो क्या करता है, लड़ता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि अकबर की बंदूक का क्या नाम था, ये तो अकबर की बंदूक, तो उसका नाम था हमारे संग्राम। संग्राम बंदूक थी जिससे जो किसको गोली मारी गई थी या किसके पैर में गोली मारी गई थी, तो आपके इसके जयमल के पैर में क्या मारी गई थी, गोली मारी गई थी। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि वो किसके कंधों पर बैठ कर लड़ता है, तो वो हमारे आपके कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ कर लड़ता है। तो जयमल कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़ता है। बाद में ये जो कल्ला जी है, इन कल्ला जी को हम लोक देवता के रूप में भी पूजते हैं।
हम जब लोक देवता पढ़ेंगे कल्चर के अंदर इसके बारे में वापस बता दूंगा। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। और कहते हैं जब युद्ध लड़ रहे थे तो नीचे से 2 हाथ कल्ला के चल रहे थे, ऊपर से 2 हाथ किसके चल रहे थे हमारे? तो 2 हाथ किसके चल रहे थे? हमारे जयमल जी के चल रहे थे। तो बाद में इनको जो 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाला देवता। इसके बारे में ध्यान रखना, जो कि कहां पर है? चित्तौड़ के थर्ड शाखा के अंदर आए थे। इसके अलावा जैसे ये चित्तौड़गढ़, मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ पर पूर्ण अधिकार कब हो जाता है? तो 25 फरवरी 1568 को क्या हो जाता है? अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। और जैसे अधिकार होता है तो अकबर एक सिक्का चलाता है जिसका नाम था एलची। क्या नाम था? एलची करके एक सिक्का चलाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि वो पूछ ले कि चित्तौड़ जीतने के बाद में अकबर ने कौन सा आपके सिक्का चलाया? कौन सा चलाया था? हमारे एलची करके क्या चलाया था? सिक्का चलाया था। इसके अलावा मैं बात करूं और कौन कौन सी बातें जो इंपॉर्टेंट है, तो ये सिक्का चलाया, 1568 के अंदर पूर्ण अधिकार कर लेता और 30,000 लोगों का यहाँ पर कत्लेआम करा देता है, नरसंहार करवा दिया था। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था चित्तौड़ के प्रथम शाखा के अंदर 30,000 लोगों का नरसंहार। और बाद में कौन करवाता है? तो ये करवाता है। अकबर 2 बंदों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था, प्रभावित हुआ था। एक का नाम था जयमल मेहरतिया और दूसरा बंदा था जिसका नाम था पत्ता। जयमल और पत्ता से बहुत क्या होता है? प्रभावित होता है। तो बाद में प्रभावित होता है तो इनके बाद में जो मूर्तियां हैं वो कहां पर लगाता है? आगरा के किले में लगवाता है। कहां पर लगवाता है? आगरा के किले के अंदर इन मूर्तियों को लगवाता है। तो और ये जानकारी कहां से मिलती है? तो एक हमारे बर्नियर करके फ्रांसीसी यात्री था। कौन था? बर्नियर फ्रांसीसी यात्री था। इसकी एक पुस्तक है द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर अर्थात मुगल साम्राज्य की यात्रा करके ऐसी पुस्तक है। और इस पुस्तक के अंदर इनकी क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है कि ये जो मूर्तियां इनकी दोनों की मूर्तियां कहाँ पर लगी है? आगरा किले के अंदर मूर्ति है। और ये कहता है कि तो इन मूर्तियों के बारे में यहाँ से कहाँ से मिलती है? जानकारी मिलती है। तो ये कहता है कि जयमल बढ़ता जीवनो पत्तो डाओ पास हिंद चढ़िया हाथियन चढ़िया जैसा कास। तो इनके बारे में करता है कि जैसे आप आगरा किले के अंदर प्रवेश करोगे तो जयमल बढ़ता जीवनो, जयमल बढ़ता है जीवने साइड, मतलब ये हमारा दाएं साइड है, उस साइड तो किसकी मूर्ति है? जयमल की है। पत्तो डावे पास, और पत्ता की जो मूर्ति है वो किस साइड है? हमारे बाएं साइड इसकी क्या मूर्ति है? तो इसके बारे में कौन बताता है? हमारे बर्नियर, जो फ्रांसीसी यात्री था। इसकी पुस्तक का नाम था ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर, जहाँ से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसका बाद में औरंगजेब इन मूर्तियों का क्या करता है? यहाँ से तोड़वा देता है, उनको बाहर निकलवा देता है। औरंगजेब बाद में इन मूर्तियों क्या कर देता? तोड़ देता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में ये मूर्तियां क्या लगी है? तो बीकानेर में एक किला है जिसका नाम है जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ किला जो कि कहाँ पर हमारा बीकानेर के अंदर है। और उसके अंदर एक दरवाजे का नाम है जिसका नाम हमारे सूरज पोल, क्या पर है? सूरज पोल करके दरवाजे का नाम है। और इस सूरज पोल के अंदर आज भी ये मूर्तियां है, आज भी ये मूर्तियां है। किस किस की? तो जयमल और पत्ता की यहाँ पर क्या लगी? आज भी ये मूर्तियां लगी होती हैं। बाद में फाइनली 28 फरवरी 1572 को होली के दिन हमारे सामने इसकी उदय सिंह की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उदय सिंह की क्या होती है? हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में जाना, होली के दिन इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। और इनकी जो छतरी है वो बाद में गोकुंदा के अंदर इसकी छतरी बनाई गई थी। तो गोकुंदा के अंदर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो ये हमारे उदय सिंह यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास हमने 2 राजा कंप्लीट किए थे, विक्रमादित्य किया था और हमारे उदय सिंह किया था। दोनों इंपॉर्टेंट राजा है एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इनके साथ है।
विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ का सेकंड शाखा होता है, हमारे जो उदय सिंह है इसके टाइम चित्तौड़ का थर्ड शाखा होता है। लेकिन थर्ड शाखा थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा ही है, तो दोनों आप अच्छे से देख लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ मिलकर बने रहिए। धन्यवाद।